मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ और इस बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की गाइडलाइन भी जारी कर दी। 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइन जारी रहेगी। सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया है, जबकि स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। यानी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की बारी आ गई है। वहीं मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी ने बेमिसाल बताया है, जबकि विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। बीजेपी का दावा है कि कोरोना की चुनौती के दौर में प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। इससे पहले 3 तलाक, सीए, एनआरसी, धारा 370 हटाने समेत कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने मोदी को मजबूत नेता के तौर पर पेश किया। वहीं विपक्ष की ओर से अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई ऐसे मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सबने अपने अपने दावे किए हैं और सवाल यही है कि किसका दावा दमदार है। तो मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा किया है और इसे बीजेपी की तरफ से शानदार बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी और उसका विवरण भी सामने आया है, जिसके जरिए उन्होंने समाज के हर वर्ग का शुक्रिया भी किया और इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है कि मौजूदा वक्त में कोरोना महामारी की वजह से आपके बीच आकर के इस खुशी को, आपकी इस उपलब्धि को आपके बीच बांट पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन खत के जरिए, चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपना संदेश दिया है। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी तरीके से डिजिटल माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा है देश के, और ये बताने की कोशिश की है कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जैसा ये सरकार लगातार काम करती रही है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से हम काम करेंगे और जनता के लिए, जनता के हर वर्ग के लिए बेहतर काम और उनका कैसे उनको सुविधा मिल सकती है, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह इस महामारी काल के बीच में अगर चिट्ठी के जरिए या फिर जश्न के तौर पर इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है विपक्ष के तौर पर, आखिर इसका औचित्य क्या होता है। और ये कहा जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से सरकार नाकाम रही है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि अनलॉक 1 यानी जिसको लॉकडाउन 5 के तौर पर देखा जा रहा था, दरअसल वो अब अनलॉक 1 है, क्योंकि अब जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र है कि धीरे धीरे करके 3 चरणों में लॉकडाउन को कैसे खोला जाएगा। इसमें जहां एक तरफ केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ शक्तियां सख्ती के तौर पर दी गई हैं नियम कायदे के रूप में, इसी तरीके से कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो राज्य सरकारों को दी गई हैं कि वो वहां की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर उसका फैसला लेते हुए उसमें छूट दे सकती हैं। इसके अलावा 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी रहेगी, जो नियम कायदे तय किए गए हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार ने अपने दूसरे शासनकाल का पहला साल पूरा किया है और उसी के साथ साथ अनलॉक 1 की भी शुरुआत हो रही है। यानी 3 चरणों में किस तरीके से देश भर से लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है, इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कितने कमाल हैं और कितने सवाल अब हैं, और यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है गेस्ट का। हमारे साथ आपको बताते चलें कि महेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, आप जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आपका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी। हमारे साथ जीतू पटवारी जी जुड़ रहे हैं, आप पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, इसके अलावा आप मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका जीतू पटवारी जी। हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला जी भी जुड़ रहे हैं, हरियाणा सरकार में आप बिजली और जेल मंत्री हैं। बहुत स्वागत आप सबका भी। शुरुआत करते हैं महेंद्र सिंह जी, आपके पास अगर आऊं, किस तरीके से देख रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी के जरिए उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि अच्छा होता अगर वक्त कुछ और होता तो शायद मैं जनता यानी आपके बीच आकर के इस उपलब्धि को बांटता, लेकिन चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया। कैसे देख रही है बीजेपी इसको? हेलो जी महेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? नो जी, आपकी आवाज कट गई। महेंद्र जी अब आवाज आई आपकी जी। कैसे देखा जाए जी 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 इस पहले साल को, इस उपलब्धि को? आपकी आवाज कट रही मनोज जी आपकी। जी महेंद्र जी, मेरी आवाज मैं चाहूंगा कि इसको हमारी जो टेक्निकल टीम है वो ठीक करे, और अगर आप हमें सुन पा रहे हैं महेंद्र सिंह जी, तो कैसे देखते हैं इस उपलब्धि भरे 1 साल को जिसका जिक्र
बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इस एक साल को कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक साल के लिए उनको बधाई भी देना चाहता हूं। ये युग हमारे लिए और भारत के लिए स्वर्णिम युग के रूप में मैं इसको देखता हूं। पिछले 5 वर्ष और ये साल, अगर 6 साल मिला करके हम लोग देखें तो आज़ादी से लेकर के अभी तक का यह स्वर्णिम युग भारत का है, जिसमें हर तरीके की समस्याओं का समाधान हुआ है और भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है और आंतरिक दृष्टि से भी भारत मजबूत हुआ है, बाह्य दृष्टि से भी भारत पूरी तरीके से सुरक्षित हुआ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हर तरीके से हर मोर्चे पर भारत की उपलब्धियां अनगिनत हैं और उसमें से जो आज़ादी से लेकर के अभी तक जो कसक थी लोगों के अंदर, उस कसक को दूर करने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 को चुटकी बजा करके समाप्त किया, 35 को समाप्त किया, जो पिछले इतने वर्षों से लोगों की इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, 35 से समाप्त होना चाहिए। जो मुस्लिम महिलाओं और बहनों के लिए कलंक का टीका था ट्रिपल तलाक, उसको उन्होंने समाप्त किया। बरसों से 550 सालों से जिसकी लड़ाई चल रही थी, भारत का हर व्यक्ति चाहता था कि भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बने और उसमें बार बार दूसरे दल के लोग जो रोड़ा अटकाया करते थे उसका भी रास्ता साफ हुआ। 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया, आज पूरा भारत आह्लादित है और जहां कहीं भी भारत के लोग रह रहे हैं उनको सबको खुशी है कि अब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा, जिसमें लोग आकर के रामलला का दर्शन कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपको याद होगा जो सीए, जिसको हम लोग सीएबी से सीए तक पहुंचाए, सिटीजन नागरिक संशोधन अधिनियम जो कानून बन करके तैयार हुआ, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसको लेकर के लोग बहस करते थे, उसको भी पूरा करने का काम किया। एक एक स्टेप बढ़ा करके एक साल के अंदर इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करते हुए किसानों को, नौजवानों को, गरीब सवर्णों के लिए 10% का रिजर्वेशन दे करके उनके भी मान सम्मान से स्वाभिमान के साथ जीने के लिए रास्ता उन्होंने खोलने का काम किया। हर मोर्चे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सफलतापूर्वक अपनी यात्रा की और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे नेता उभर करके आए हैं, जिसमें कोरोना जैसी महामारी जब आई तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के रास्ते पर चलिए, तभी दुनिया बच पाएगी। और उसी का परिणाम था कि एक एक स्टेप जो कुछ भी उन्होंने भारत के लिए उठाया, भारत की जनता ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। जब मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू लागू किया, सब लोगों ने उसका स्वागत किया। मोदी जी ने कहा तालू बजाइए, थाली बजाइए, लोगों ने अपने अपने घरों से निकल करके थाली और ताली बजाई। दुनिया के कई देशों के लोगों ने भी थाली और ताली बजाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि संकल्प लेना है, अपने अपने घरों में दिया जला करके, मोमबत्ती का प्रकाश करके, टार्च का प्रकाश करके, मोबाइल से प्रकाश करके हम संकल्प लेंगे, कोरोना जैसी महामारी से लड़ेंगे। उस पर भी पूरे भारत के लोगों ने एकजुट होकर के माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए और उसी का परिणाम है कि आज पूरी तरीके से भारत नियंत्रित है, पूरी तरीके से कोरोना जैसे महामारी पर नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। भारत सुरक्षित है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो अगर हम देखें तो पिछले 6 वर्षों की उपलब्धियों की अगर गिनाना चाहें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन 60 साल बनाम 6 साल ये बड़ी उपलब्धि हासिल किया है भारत ने। जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, उरी में जब हुई घटना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे सीमा पर सेना के नौजवान जवानों के हौसला अफजाई की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निकल कर जाकर के दीपावली के अवसर पर सेना के जवानों के बीच में दिया जलाया, उनके हौसला अफजाई किया, उनके साथ खड़े रहे। और उसी का परिणाम था कि अब ये बातें होती हैं कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक मजबूत भारत होकर के उभरा है, अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। बड़ी बात है कि कोरोना जैसे महामारी के समय में 113 देशों को दवाई देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ला करके पूरी दुनिया को सहायता भी पहुंचाने का काम इस महामारी के दौरान किया, लोगों का मार्गदर्शन भी किया, लोगों का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। इसलिए पहला अवसर है जब भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए गौरव है हम सब लोगों को, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। और प्रधानमंत्री का यह 1 साल का कार्यकाल और पिछले 5 साल का वो कार्यकाल, दोनों को अगर जोड़ें
तो भारत के लिए स्वर्णिम युग मैं इसको कह सकता हूं, ऐतिहासिक युग कह सकता हूं। ये हम सब लोगों के गर्व और गौरव का विषय है। ठीक है महेंद्र जी, आपके पास मैं फिर से लौटूंगा। हमारे साथ रंजीत चौटाला जी भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा सरकार में आप मंत्री हैं। रंजीत जी, इस एक साल को क्या इस रूप में केवल देखा जाए जिस तरीके से महेंद्र जी ने जिक्र किया है कि उपलब्धियों भरा रहा है, या इस रूप में भी देखा जाए कि इसमें एक विजन भी है आगे आने वाले समय के लिए, सालों के लिए, और देश की जनता को कुछ बेहतर मिल पाए उनके सुविधाओं में बढ़ोतरी के तौर पर, अर्थव्यवस्था के तौर पर, रोजगार के तौर पर, इस रूप में भी देखा जाए कि कोई विजन भी है? मनोज जी, ऐसा है, मैं महेंद्र जी को अभी सुन रहा था, उन्होंने जितना एक साल के लिए जो उनका सब समय था उस पर पूरा डिटेल में उन्होंने जानकारी दी है। मैं ये समझता हूँ एक साल के पीरियड में जो इतनी उपलब्धियां ये गिना रहे हैं, ये वाकई ठीक थी। उन्होंने इतना करा है कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं कह सकते। मैं आपसे अपने शब्दों में उसी बात को कह रहा हूँ कि कश्मीर का जो मामला था, जिसमें 2 देश और 2 झंडे 2 संविधान की बात थी, मैं आपसे बताता हूँ, जब भी कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप पीछे देखें, मुबारक वहां प्रधानमंत्री हटे थे, सदाम वहां हटे थे, और इसके बाद जो इस तरीके से जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें 50-50 हजार 1-1 लाख लोग मारे गए, मिसाइल गिरे, स्कड मिसाइल फेंके गए, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा काम कर दिया। देखिए, रिजीम तो आते जाते रहते हैं, पर देश में कभी भी, मैं अगर मीडिया से भी पूछूं, किसी दोस्त से, पूरे कांग्रेस में किसी लोग जो क्रिटिसाइज करें, मैं उनसे भी पूछता हूं कि कभी भी 99% लोगों से अगर सर्वे कराया जाता तो कोई नहीं मान रहा था कि कभी कश्मीर के मामले का कभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि पूरे देश के हर लोगों ने मन से उन्हें सलाम किया, चाहे वो किसी पार्टी में रह रहे थे, कि एक इतना बड़ा अभूतपूर्व फैसला हुआ था जिसने देश का इंटरनेशनली, हमारे जो एक सब्जेक्ट जो कश्मीर पाकिस्तान जबरदस्ती बनाए जा रहे थे, उसके मामले में कहीं चूक नहीं हुई और उसको ठीक करके रख दिया। ये बहुत बड़ा उनके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। जब भी प्रधानमंत्री के देश में फोटो लगेंगे और हमारी आने वाली जनरेशन जब देखेगी, तो हर आदमी ये कहेगा कि ये प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कश्मीर का मामला कर दिया। पटेल कर गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे उलझा के रख दिया था। अगर इसे ठीक चलाते तो कभी का कश्मीर और जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा होता। इन्होंने बहुत बड़ा ये काम करा है। मैं और जगह तो इतनी कहीं से अहिंसा हुई, पर हमारे पहले 2 दिन पहले ये पता लगा लोगों को कि वहां के स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जा रहा है, कश्मीर यात्रा रोक दी गई है, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। तब लोगों को, जो थोड़े से बुद्धिमान लोग थे, वो समझने लगे कि कुछ कश्मीर में होने जा रहा है। पर ये किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा। जब हमारे माननीय गृह मंत्री ने हाउस में, सदन में मोदी जी के रेफरेंस से ये अनाउंस करा कि कश्मीर में आज 2 संविधान नहीं रहे, 2 झंडे रह गए, तो पूरे देश ने खड़ा होकर उन्हें सलाम करा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जी। इसके बाद दूसरी बात आती है, जो राम मंदिर की बात कही। भगवान राम छोटे नहीं थे। भगवान राम, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे जीवन में मैंने देखा है, जो मैं समझ पाया हूँ सबको पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा पढ़ने लिखने की बहुत आदत है। उसमें भगवान राम से बड़ा मैं किसी को मानते ही नहीं। मैं उसके लिए कुछ आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, कुछ पूरे भारत देश के इतिहास की बातें बता रहा हूँ कि कभी पूर्वजों के लिए इतना जो दिवाली को सजता है वो नहीं सजाया करता। किसी भी आदमी के, देश के बड़े महापुरुष के लिए ये ऐसा नहीं होता। पूरे भारत में देखा है, चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, कोई भी किसी संप्रदाय से है, वो सबके घरों में मिठाइयाँ बनती हैं, दीप जलाए जाते हैं। अगर बच्चे बाहर गए हैं, कोई आर्मी में भी है, कोई सर्विसेज में है, सब शाम को घर पहुंच जाते हैं और 10 दिन पहले घर में रंग रोगन पुताई सब काम शुरू हो जाते हैं। हर घर में मिठाइयाँ बनती हैं, हलवा बनता है। ये भगवान राम तो कोई बहुत बड़े आदमी थे, तभी ये करा जाता है। तो मैं तो मोदी जी को इस बात के लिए सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो सब लोगों की, करोड़ों लोगों की जो मन की इच्छाएं थी, मन की भावना थी, मन के प्रति एक श्रद्धा थी भगवान राम के प्रति, वो भगवान राम को आज दोबारा जीवित करके पूरे देश में हमारे सामने उस मूर्ति को खड़ा कर दिया। मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ा मोदी जी ने काम करा। जहाँ तक आम जो लोगों में बात है, हमारी पूरे दुनिया, अभी 1 साल उन्हें बने हुआ है जी, मैं गलत नहीं कह रहा। कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी इज्जत पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी थी, चाहे यूएनओ है, चाहे दूसरे देश है। सारी जगह जब भी हमारे प्रधानमंत्री कहीं गए हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद हर जगह प्रोटोकॉल टूटे हैं। इवन अमेरिका में अभी इसी साल हुआ है
देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब स्टेज पे होते हैं तो उनके साथ कोई दूसरा आदमी अलाउड नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री की बांह पकड़ के स्टेज पे चढ़े, जहाँ हिंदू अपने इंडिया के एनआरआई का बहुत बड़ी एक सभा थी जिसमें सब तालियां बज रही है और देख के सब मोदी 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 हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भारत को ये सम्मान मिले, ये मोदी जी का सम्मान नहीं था, ये हिंदुस्तान को वो सम्मान मिलता था, भारत को ये सम्मान मिलता। मैं फिर से लौटता हूँ, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई पॉपुलर प्रधानमंत्री पहले नहीं हुए। जी मैं फिर से लौटता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू पटवारी जी, क्यों सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस एक साल पर, या मोदी 2.0 की शासन व्यवस्था को लेकर के क्यों ये कहा जा रहा है बार बार आपके कैंप से कि शून्य है, आपको मजदूरों को और मदद कर देनी चाहिए थी, या आपने जो भी काम किए हैं उसमें सिर्फ अपना सेल्फ प्रोजेक्शन है? आखिर क्यों है सवाल? मैं दोनों ये परिवार के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मैं तो इन दोनों को प्रणाम करता हूं कि अंधभक्ति क्या होती है और अंधा आदमी कैसे अपने अपने को रेवड़ी बांटता है, दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शाया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इन्होंने कहा स्वर्णिम युग, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ईश्वर उनको सफल करे, भगवान उनको सफल करे, भारत विश्व गुरु बने, हर हिंदुस्तानी का सपना होता है। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही और 10 साल की सरकार के बाद किस तरीके के सपने देश ने देखे जिसपे नरेंद्र मोदी को चुना। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दूंगा। क्या हालात है उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 10 साल में बनाऊंगा 2022 तक। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2022 तक बन जाएगी। ये वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था पहले चुनाव में। उन्होंने कहा था कि डबल डिजिट आपकी ग्रोथ रेट रहेगी। उन्होंने कहा था कि आसपास के देशों से भी बहुत, जिस देश में जाते हैं वाहवाही लेते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नेपाल जैसा देश भारत को आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जो बॉर्डर से लगे हुए सारे हमारे दुश्मन हो गए। विदेश नीति के तो क्या कहने, फिर भी इन लोगों को हरा हरा दिख रहा है। दोनों भाइयों ने जिस तरीके से विजन दिया, मैं मानता हूं कि कृषि में डबल आय किसान की करेंगे, डबल आय किसान की करेंगे 2020 तक। 2020 चल रहा है, किसान के हालात क्या है जरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खुद ही बता दे दोनों। आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ध्यान रखो ये बात, शब्द तो मैं बोलना चाहता हूं। अभी पीपीपी किट जो चाइना से आई थी, जिसमें लोगों की जान माल बचनी है, डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए जो आवश्यक थी, उसका घोटाला कोर्ट में चल रहा है, केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। ऐसी तमाम बातें, काला धन 15-15 लाख, कितनी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अर्थव्यवस्था क्या होगी, किसान की आय क्या होगी, ये वादे शायद दोनों भाई भूल गए। पर भी इनको स्वर्ण दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक की सेना ने, और श्रेय मोदी जी को जाता है। कैसे दिख रहा है? 370 सीए और 3 तलाक। आम जनता को तीनों से क्या फायदा हुआ? एक उत्तर प्रदेश में रहने वाला गरीब आदमी या किसान या ये खुद इनका परिवार, ये 370 से सीए से 3 तलाक से उनको क्या फायदा हुआ भाई? अपने आप नफरत के एजेंडे, घृणा के एजेंडे, धार्मिक एजेंडे। अरे राम जन्मभूमि का मंदिर बनना एक उपलब्धि है, तो ये उपलब्धि तो कोर्ट के फैसले को जाएगी। आपका क्या है? जब कोर्ट ने कहा कि जिस दिन कोर्ट कहता कि राम मंदिर बनना है, तो देश के संविधान से कोई बड़ा है क्या? तो इसकी उपलब्धि हमें। ये कोरोना आया, पूरे देश में आज अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई। 21 दिन मुझे दे दो देशवासियों, ये तो देश 21 साल पीछे चला जाए। 5 लाख डाउन हो गए हैं, इस हिसाब से तो 50 साल देश पीछे चला गया। इसका आकलन नहीं है, इसकी समझ नहीं है, इसका देश को कोई दिशा और दशा नहीं है। पर वाह वाह स्तुति क्या होती है, आप दोनों से सीखे भाई। अंधे होकर अगर कोरोना की ये महामारी देश में आई, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी है नरेंद्र मोदी, देश की सरकार। अगर 25 हमारे
एयरपोर्ट लॉकडाउन कर दिए होते, जो अमेरिका से, इटली से, चाइना से जितने लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किए जाते, तो क्या देश को 3 महीने तक बंद रखना पड़ता? जीतू पटवारी जी, आपसे सवाल मैंने यही किया था कि कांग्रेस को आखिर क्यों सवाल है इस शासन व्यवस्था को लेकर बीजेपी के जो दावे हैं उस पर, लेकिन आपने वाकई सवालों की फहरिस्त को और लंबा किया है। इस पर मैं जवाब लूंगा महेंद्र सिंह जी से भी, रंजीत चौटाला जी से भी। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। तो चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे इस शासन व्यवस्था में जब 1 साल पूरा हुआ है तो कितना कमाल हुआ है और क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम अपने गेस्ट के साथ डिबेट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं पार्टी के अध्यक्ष की दृष्टि से कि वह पूरी ताकत के साथ, जैसा उन्होंने पिछले 6 वर्षों में देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है, उसी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहें। CAA का सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट वर्षों से बात चली आ रही कि हमारे अफगानिस्तान से, हमारे बांग्लादेश से, हमारे पाकिस्तान से जो बेचारे आए हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनको यहाँ पर भारत में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले, ये हम ध्यान में है। डिबेट में एक बार फिर से हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। आपको बता रहे हैं हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज बने हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, हमारे साथ रंजीत चौटाला जी बने हुए हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे साथ जीतू पटवारी जी बने हुए हैं इंदौर से। महेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी ने सवाल उठाए। जी जीतू पटवारी जी। ऐसा है कि 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब उपलब्धियां अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अपनी पार्टी की बात कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। सर जवाब ले लूं एक बार, फिर आपके पास आ जाता हूं। मेरे देश के जो प्रधानमंत्री ने जो बातें, आप ही के सवाल का जवाब लेना चाह रहा था। जी महेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी ने सीधा एक आरोप हम कहेंगे इसको कि आप लोगों ने श्रेय लेने की कोशिश की है कुछ मामलों में, जिसको आप उपलब्धि बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने खास करके राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने मनोज जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके नेता भी जो लिख करके मिल जाता वही पढ़ते हैं। मैं जीतू जी को भी देख रहा हूं, किसी ने लिख करके दे दिया वही ये पढ़ रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और 2004 में जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी छूटी थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जीडीपी भारत की 8.6% थी। अगर मनोज जी मैं गलत कर रहा हूं तो आप करेक्ट करना इसको। 8.6% जीडीपी छोड़ करके गए थे और मनमोहन सिंह जी ने जब 2014 में कुर्सी छोड़ी तो वह जीडीपी 4.4% छोड़ करके गए थे। अगर इनको याद नहीं तो याद कर लें, आर्थिक दृष्टि से भारत को इन्होंने कहां खड़ा किया था। इसलिए मनोज जी मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने अभी 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि इन्होंने कहा धारा 370 से क्या लेना देना है। अरे किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी गांव का, किसी भी समाज का, हर किसी का अपना मान सम्मान और स्वाभिमान होता है। इनको नहीं लगता इससे क्या होना है, इसीलिए जो एलओसी इन्होंने लाई है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी, लेकिन कांग्रेस के कारण से जो इनके होमोग्लोबिन में भ्रष्टाचार, झूठ और फैरेब और धोखाधड़ी समाहित है, उसी का परिणाम था कि हर मुद्दे पर ये हारते रहे और हमारी रेड क्लिफ रेखा चली गई, एलओसी वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल चली आई। मैकमोहन रेखा हमारी चाइना बॉर्डर से चली गई, वहां पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आ गई। इनको इससे नहीं लगता। इसी तरीके से नेहरू भी भाषण करते थे कि जो चीजों पर खेती नहीं होती और चला जाएगा तो क्या होगा। हमारे भारत माता का एक भी टुकड़ा हमारे सबके लिए जीवन से बढ़कर के है, लेकिन जीतू पटवारी को नहीं लगता है कि धारा 370 चला गया तो क्या हो गया, धारा 370 से क्या मिलने वाला, इनको नहीं लगता। इनको कहते हैं कि राम जन्मभूमि का निर्णय तो 5 जजों की जज ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बिल्कुल जजों ने दिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं मनोज जी आपसे कहना चाहता हूं, जब दुनिया के लोगों ने कहा
नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि राम सेतु है, तो कांग्रेस के लोगों ने एफिडेविट दाखिल किया। एफिडेविट पे लिख करके इतना बड़ा झूठ, लिखित झूठ बोला कि राम तो हुए नहीं, राम तो काल्पनिक हैं, राम सेतु की कल्पना नहीं की जा सकती। आज दुनिया कहता है कि राम सेतु वहां पर है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरीके से जब मुकदमा चलने की बारी आती थी तो इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी जाकर के दाखिल करते थे कि अभी निर्णय देना उचित नहीं होगा, ये भारत के लिए अभी ठीक नहीं है, ये निर्णय नहीं आना चाहिए। तो इनको ना तो राम से मतलब है, न भारत से मतलब है, न भारत के विकास से मतलब है, न गरीबों की इनको चिंता है। मैं कहना चाहता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जिस सपने को साकार किया है मोदी जी ने, 1 रैंक 1 पेंशन, जो बरसों से ये नहीं कर पाए, मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी ने 1 नेशन 1 टैक्स करके दिखाया। मोदी जी ने पहली बार 1 नेशन 1 राशन कार्ड करके दिखाया। मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिन गरीबों का खाता कांग्रेस कभी नहीं खुलने देना चाहती थी, 38 करोड़ लोगों का खाता खुलवा करके उनको मान सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। मोदी जी ने कहा हर घर में शौचालय बनना चाहिए, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत की थी और झाड़ू लेकर के खड़े हुए थे, उस समय कांग्रेस के लोग क्या टिप्पणी करते थे। आज पूरी दुनिया मोदी जी की सराहना कर रही है। इसी स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत दुनिया के लोगों ने मोदी जी की सराहना किया है। इस कोरोना जैसी महामारी में अगर गरीबों का खाता ना खुला होता तो मोदी जी ने जो अभी किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। मनोज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जीतू पटवारी को याद हो, इन्हीं के नेता कांग्रेस के राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूं तो गांव तक और किसी जिले में पहुंचते पहुंचते मात्र 85 पैसे कहां चला जाता है, 15 पैसे। जीतू पटवारी जी, लेकिन आज गर्व से कह रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए जीतू पटवारी का काउंटर लेना चाहेंगे। और इसी के तहत 3 महीने की पेंशन हमारे 20 करोड़ बहनों के खाते में भाई, आपको पता ही जीतू पटवारी जी, जीतू पटवारी जी आप अपनी बात रखिए। महेंद्र जी, थोड़ा सा हम जीतू पटवारी जी को सुन लें, उनका आगे बात चालू हो, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती है। जी जीतू पटवारी जी, ऐसा है कि भाई साहब बड़ा तिलक लगा के अच्छे हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू होने के लिए अच्छे हिंदुओं के संस्कार चाहिए। आपको तिलक से परहेज है, आपको तिलक से परहेज है, आपको मंदिर से परहेज है, आपको भारत की संस्कृति से परहेज है। अरे मंत्री जी, आप तिलक पे बात मत करिए, आप तिलक पे बात मत करिए। जीतू जी, आपको तिलक से परहेज है, आपको भारत की संस्कृति से परहेज है। कंप्लीट करने देते हैं महेंद्र जी, प्लीज मनोज जी, व्यक्तिगत टिप्पणी, मनोज जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी हम यहाँ ना हो, ये सब लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है महेंद्र जी, प्लीज जीतू जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी पर हम नहीं जाएंगे। तिलक पे बोलने का अधिकार नहीं है। महेंद्र जी जरा सुनने की कोशिश करें, आप पूरा बोले, हमने पूरा सुना। ठीक है सर, आप बोलिए। जीतू जी पटवारी जी बोलिए। जीतू जी तिलक पर, भारत की संस्कृति पर, भगवान श्री राम पर अगर आप टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे तो 1 भी मिनट नहीं सुनूंगा। महेंद्र जी शांत हो जाइए। महेंद्र जी प्लीज पटवारी जी प्लीज कंप्लीट। हमने आपको हमारी पूरी सुननी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो बात कहनी वो बात कहिए, टीके पे बात मत करिए। सर प्लीज, समय व्यर्थ हो रहा है। पटवारी जी प्लीज। हाँ, कोई भगवान राम का बड़ा भक्त हो जाए ये जरूरी नहीं है। भगवान राम का भक्त होने के लिए हिंदू धर्म से आस्था के साथ सहिष्णुता, दया, परोपकार, दूसरों के प्रति आदर का भाव होना जरूरी है, और वो हम में है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने जितनी बातें कही, आपने कहा कि चाइना की बात कही, नेहरू जी की बात कही, अभी ये नहीं बताया कि 1 साल में सिक्किम में चाइना के लोग पड़े हुए सैनिक अभी रुके हुए, ये बात नहीं कही आपने। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की जीडीपी की बात कही, पर आपने आज की जीडीपी की बात नहीं कही। मोदी जी की जीडीपी क्या है वो बात नहीं कही। उपलब्धियां मोदी जी की और बातें बताएंगे आपको। अरे भैया, नरेगा को स्मारक बताने वाले आप लोग, जो महात्मा गांधी नरेगा मिशन को स्मारक बताने वाले आप लोग, आज उसी के सहारे पे हो। आप ये बात नहीं करोगे, आप बात करोगे मजदूर
जितनी भयावह स्थिति, जिसकी जितनी निंदा एक एक व्यक्ति ने की, विश्व के की, किसी पार्टी ने की, उसकी बात एक नहीं कही उपलब्धियों में आपने। रेल को जाना, ट्रेन को जाना कलकत्ता और चाली जाती है पांडुचेरी, रेल भटक गई। ये 60 साल के 70 साल के इतिहास में पहली बार ही हुआ भाई। ये बात तो मानना पड़ेगी, नहीं मानना पड़ेगी कि जिस देश में रेल भटक जाती है, एक अपनी 40 नहीं 400 ट्रेन, क्या हालात है देश के। मजदूर आपके नेतृत्व में तो देश ही भटका दिया था आपने। 1000 किलोमीटर चल गया। क्या अरे थोड़ी सी शर्म रखो बोलते वक्त कि हमारे टाइम पे क्या हुआ और तुम्हारे। अरे थोड़ा शर्म रखिए, राजस्थान देखिए, महाराष्ट्र देखिए, पंजाब देखिए, थोड़ा शर्म करिए। थोड़ा महाराष्ट्र को देखिए, थोड़ा पंजाब को देखिए, थोड़ा राजस्थान को देखिए, थोड़ा शर्म करिए। जहां जहां आपकी सत्ता है जरा उसको देखिए, थोड़ा शर्म करिए। हरियाणा में अरे वेंटिलेटर घोटाला कर दिया आप लोगों ने। आप जरा देखिए उसको ध्यान से, थोड़ा शर्म करिए। महेंद्र जी, शर्म से मैं एक बार रंजीत चौटाला जी को बीच में लाना चाहता हूँ। सर, हम लगता है कि हम आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके आके उत्तर प्रदेश देखिए, हम क्यों ना एक बैलेंस डिबेट की तरफ बढ़े, कुछ एक बेहतर कंक्लूजन निकल पाया। एक बार रंजीत चौटाला जी को लाना चाहता हूं मैं, प्लीज रंजीत चौटाला जी। ठीक है, तमाम आरोप और प्रत्यारोप, उपलब्धियों का बकान, लेकिन क्या सर मुझे लगता है कि हम एक जगह पर अगर रुक जाए वो बेहतर नहीं है। हम लार्जर प्रोस्पेक्ट पर बात करें। क्या चैलेंजेस भी आपको नजर आते हैं अभी? ठीक है, उपलब्धियां हैं, बहुत सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या है? क्या आपको नहीं लगता है कि आर्थिक स्तर पर सुधार एक चैलेंज है? आतंकवाद का क्या कहें, या चाइना जिस तरीके से अब नए सिरे से LSE पर परेशान कर रहा है, कई और चैलेंजेस हैं, उस पर हमें और फोकस करना होगा। जी देखिए मनोज जी, मैं थोड़ा सा आपसे बताऊं, हमारा संस्कार संस्कृति ये कहती है कि जब दो आदमियों में वाद विवाद बढ़ जाए तो तीसरा आदमी बीच में आ जाता है। मैं समझता हूं इनका आपस में सुलझता रहे। मैं थोड़ा आपसे अर्ज कर लूं, मेरा समय क्योंकि 2 बोल लिया, अब मेरा टाइम था। सर देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, पर मेरी श्रद्धा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, इनका 1 साल की उपलब्धि कैसी है, और पिछले प्रधानमंत्रियों का चर्चा हो गया, कोई बुरी बात नहीं थी। जब प्रधानमंत्री का सब्जेक्ट है तो सामने सभी आ जाते हैं। मैं इस पे थोड़ा चर्चा करूंगा। देखिए, मोदी जी के बनने के बाद 2-4 बातें जो सामने आई, जो सबने देखा है, हुआ है कि इनके बनने के बाद आपका WHO ने हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ कोरोना को कंट्रोल करने की, उसकी तारीफ करी। अमेरिका के ट्रंप ने इसकी तारीफ करी, और उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मोदी जी का मैनेजमेंट है उसकी तारीफ करी। इससे अगली बात मैं आपसे कहूं कि पहली बार इन पिछले 5 साल का जो उनका इतिहास था, उस पे पूरे वर्ल्ड के सब नॉन लीडर्स, आपके रशिया ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा, यूएनओ में भी ये बात आई, हर हेड ऑफ द स्टेट यहाँ है, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारा देश की जो इकोनॉमी थी बहुत तेजी से बढ़ी। ये जो अभी कह रहे हैं कि अब ये हो गया, हिंदुस्तान में ये हो गया, मैं थोड़ा सा पटवारी जी को बताना चाहूंगा कि ये तो दुनिया में है, कहीं एक जगह नहीं। किसी को अंदाजा था कि कोरोना कब आएगा, और किसी को ये पता नहीं इसका रीजन क्या था। जो कंट्री ये बात करते थे कि पूरे वर्ल्ड में हमने ऐसी साइंस डेवलप कर ली कि अगर कहीं सूरज भी, अब 2 साल बाद हम ऐसी साइंस डेवलप कर लेंगे कि सूरज भी बाहर कभी अस्त नहीं होगा। और कुछ लोग ये कहते थे कि हमने इतना सैटेलाइट डेवलप कर दिया हमने कि कहीं भी वर्ल्ड में सुई भी हिलेगी तो हमारी निगरानी में होगी। उन्हें पता नहीं कि कोरोना कहाँ से आया, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, कब तक चलेगा। तो जो कारण है वो तो ये हुआ है, किसी को बिना अंदाजे सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, जो 70 साल के जिसपे सिर पे ताज था, उसका आज बुरी हालत हो गई है। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, तो इसको तो हमें सामने लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमारे जो मोदी साहब ने करा है, मैं ये करके मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सबसे बढ़िया इस देश के लिए सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ये वो कहते हैं कि इट डजंट मैटर कि हाउ लॉन्ग वन रूल्स, इट मैटर्स कि हाउ ही हैज रूल्ड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में डिसिप्लिन आया, जो स्ट्रॉन्ग हैवी हैंड से उन्होंने जो देश में एक सरकार स्थापित करी है, जिसका दुनिया में एक मैसेज गया है, उसके लिए वो बधाई देता हूँ। ये बात कर रहे थे अभी कांग्रेस का और बीजेपी का चर्चा कर दिया, मैं थोड़ा सा उस पर कहूंगा क्योंकि मैं तीसरा पक्ष हूँ, एक बीच में अपनी बात कह सकता हूँ। देखिए, ऐसा हुआ होगा, शायद पटवारी जी ने नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते, मैं भी पहले कांग्रेस में रहा हूँ
मेरे फादर भी कांग्रेस में रहे हैं, वो पहले पंजाब कांग्रेस के ज्वाइंट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जितने अच्छे आदमी थे, चौचरण सिंह थे जो किसानों के सबसे बड़े, चौचरण सिंह, देवलाल बड़े लीडर हैं। वो कांग्रेस छोड़ के बाहर आकर अपनी ऊंचाइयों पे गए, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे दोनों आदमी। और उसके बाद मैं बता रहा हूं, जितने बड़े शरद पवार थे कांग्रेस छोड़ के बाहर 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। कांग्रेस तो एक ऐसे लोगों की जमात बन गई कि सोनिया गांधी बैठे, तारीफ उसके हो रही है, नारे उसके लग रहे हैं, मनमोहन सिंह जी बैठे, मनमोहन सिंह जी का कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। मैं कैसे मानूंगा कि ये स्वाभिमान की पार्टी है? इसमें कोई भी स्वाभिमानी आदमी रहा नहीं। मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, पटवारी जी इंचार्ज से पूरी कांग्रेस का। जब सिंधिया साहब का ये प्रकरण हुआ, मैं उस चुनाव में गया था, मैं सिंधिया साहब की तरफ से गया था। उस चुनाव में जहाँ सिंधिया उतरते थे वहां 50,000 की भीड़ होती थी। जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरते, जहाँ दिग्विजय सिंह और आपके ये जो अभी चीफ मिनिस्टर कमलनाथ उतरते थे, 4,000 की भीड़ नहीं होती थी। नारे लगते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया, उनके इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया आपके कमलनाथ जी को, जिनका कहीं कोई चर्चा नहीं था। कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट ऐसा था कि उसकी तबाह होके ये सारा मामला सामने आज देश के उभर के आया है। पार्टी वार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, देखकर ये करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन है। जब बाहर हमारे प्रधानमंत्री जाने तो कोई पार्टी नहीं देखती। सर रंजीत जी, कुछ पुराने एग्जांपल्स, कुछ नए एग्जांपल्स आपने रखे। मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस आपने शो करने की कोशिश की है। जीतू पटवारी जी, क्या इस डिफरेंस को भी समझने की कोशिश कांग्रेस करेगी? क्या इस तरह की बात रंजीत चौटाला अपने एक्सप्रेशन में कह रहे हैं कि शायद अभी कांग्रेस जिस पोजीशन में है वहां बीजेपी को फेस करना या उसको कॉम्पीट करने की स्थिति जो है वो नहीं बन पा रही है, शायद इसलिए केवल नाकामियां नजर आती है और जरा सी भी उपलब्धि नजर नहीं आती है, या कम से कम शुभकामना भी दे दे कांग्रेस? पटवारी जी। नहीं, शुभकामना है। कोरोना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जीते, शुभकामना है। हम कैसे भी सरकार के साथ खड़े होकर इस युद्ध में प्रधानमंत्री देश का झंडा विश्व में बुलंद करें, शुभकामना है। हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के कोविड के हर निर्णय में साथ हैं। पर अभी चौटाला जी बता रहे थे कि चाइना के, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति का, WHO का, अलग अलग लोगों का कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। मैं चौटाला जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। ये बीमारी आई 4 महीने हो गए। सबसे पहले चाइना में आई, अमेरिका में गई, इटली में गई और यूरोपियन देशों में गई, हिंदुस्तान में नहीं आई। अगर हमें पता था कि हमारे बॉर्डर के देश में ये बीमारी आई है तो हमें प्रिपरेशन पहले करना था या नहीं करना था? और करना था तो ये हवाई रास्ते से आई, तो क्यों नहीं हमने सही समय पे हमारे एयरपोर्ट लॉकडाउन किए और विदेशों से आने वाले जवाब ले ले पटवारी, जवाब ले ले रंजीत जी से। फेलिवर आप मानते हो कि उसको भी नहीं मानते हो? नहीं, पूरी बात होने दो भैया, मेरी पूरी बात होने दो। तीसरी बात इन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी के डिफरेंसेस का। मुझे उनकी मजबूरी है चौटाला जी की कि वो बीजेपी के साथ अभी हरियाणा की सरकार में है। मैं मानता हूं वो अपनी बात कह सकते हैं, पर आज ये बताओ, मनमोहन सिंह जी का सम्मान और अपमान की बात तो आपने की, पर ईमानदारी से भगवान को हाजिर नाजिर मानकर आज आप 1 वर्ष ये कोरोना के महामारी में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हुआ, किसी का पद छोटा, किसी का पद बड़ा छोटा नहीं है। मनमोहन सिंह के 10 साल और नरेंद्र मोदी के 6 साल, ईमानदारी से बताओ कि देश में प्रोग्रेस क्या हुई? इसका सच्चा उदाहरण जो एंकर बैठे हैं, 2005 से लेकर 2014 तक आपकी सैलरी क्या थी और आज 2014 से आज आपकी सैलरी क्या है? जरा आप ही आकलन कर ले जो एंकर बैठे हैं जी न्यूज के। सर मुझे लगता है शुरुआत में भी हमने कहा कि हम व्यक्तिगत टिप्पणी पर न जाएं, व्यक्तिगत बातों पर न जाएं, और बेहतर है जो भी है हम चाहेंगे कि आपके सवाल का जवाब रंजीत जी दे। सर पटवारी जी आपने जो सवाल रखे हैं जेन्युइन, उसका जवाब ले रहा हूं। रंजीत चौटाला जी, अच्छी थी कि बुरी थी? पटवारी जी आपके सवाल, मूल सवाल का जवाब दे रहा हूं। रंजीत जी। पटवारी जी आप बोल रहे थे, पटवारी जी जब आप बोल रहे थे मैं चुप हो गया था आपका नाम लेते ही। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे जरा 2 मिनट दें। देखिए, आप कोरोना की बात कर रहे थे कि चाइना में अभी 4 साल पहले आ गया था। मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूंगा, आप गूगल खोल के देखें जरा, उसमें देखिए 4 महीने लग जाएगा। 4 महीने पहले तब स्पेनिश फ्लू कहते थे। आप 1 मिनट नहीं, आप मैं कह लूं 4 महीने कहते। मैं 1918 से ये शुरू हुआ था, तब ये स्पेनिश फ्लू के नाम से था, पूरे यूरोप में आया था। उसके बाद ये वहां से चल के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिकन मैरिज में, जब जर्मनी में वो फौजें लड़ रही थी लाइट फोर्सेस के साथ, तब उनमें आया। हम तब ब्रिटिश रूल के अंडर थे। जब वहां से हमारी फोर्सेस लड़के वापस जब आई, बॉम्बे उंदरों में भी क्राउडेड सिटी था
और बॉम्बे में जब ये आए तो उससे कोरोना फिर उस आर्मी के यूनिटों से हमारे पूरे देश में फैल गया। उस वक्त तो बहुत भयंकर कोरोना था, पूरे देश में 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक लोग इससे अफेक्टेड थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड रूजवेल्ट थे वो भी इसमें हो गए थे, विल्सन। और उसके बाद मैं आपसे बताऊं कि पूरी दुनिया में 7 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी और अब तो लोग डर के भाग के खेतों में चले गए थे और जो जंगल में चले गए वो लोग बच गए थे। आज उसी को मॉडर्न लॉकडाउन कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अक्ल से, समझ से बहुत पहले इसको लगा दिया और कोरोना के भी आप स्टेजेस पढ़िए। मैं अभी पीछे CNN रंजीत सर, रंजीत चौटाला जी, पटवारी जी, एक से दूसरे में जाता है। थोड़ा माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 1 मिनट में मेरा कंप्लीट कर लो साहब। थोड़ा समय की नजाकत भी है, इसलिए मैं कोरोना का रिप्लाई कर रहा हूँ साहब, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। जी सर, कंप्लीट कीजिए जल्दी सर प्लीज। जी चौटाला जी, मैं कंप्लीट करूं? जी 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 प्लीज। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि कोरोना पे मैं कह रहा था, तो उसके बाद जब ये आया तो लोग इतने डर गए थे, उस बात से लोग जंगलों में भाग गए थे। आज वही कोरोना है, पर हमारा बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। जब एक से दूसरे तीसरे में ये जब ट्रांसफर होता है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसकी ताकत कम हो जाती है। हमारा देश तो इस करके बचा है कि जब लोगों को चेचक के टीके लगे, जिसे BCG इंजेक्शन कहते हैं, हर के वहां पे या निशान पड़े हुए हैं, और उसके बाद पोलियो ड्रॉप्स और 16 साल के बच्चे तक, इस करके हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हमारा खाना पीना इस तरीके का रहा है कि हम नॉन वेज से बच के वेज रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा लोग वेज है या किसान है, जहाँ 60% लोग खेती करते हैं। पटवारी जी देख लें, ये भी किसान परिवार से हैं। पूरे देश रंजीत चौटाला जी, दूसरे कंट्रीज में 2 से 7% तक लोग खेती करते हैं। ये आपने जवाब तो दिए, लेकिन जवाब आपका पूरा सुनते इससे पहले जीतू पटवारी जी इस डिबेट से अभी फिलहाल जा चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण है इस डिबेट के लिए आज, क्योंकि उन्होंने पूरा मौका लिया आप सभी को सुनने का और आप पूरा मौका उन्हें भी दिया गया अपनी बात रखने का। खैर, मैं महेंद्र सिंह जी एक टेक आपसे चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप भी है। मैं जल्दी से चाहूंगा सर, जल्दी से, कि क्या चैलेंजेस अभी आपको नजर आती हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चैलेंजेस को भाप लिया। मैं आपसे कहता हूं कि वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं और इसीलिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने बनाया है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हर वर्ग के लिए उसमें उन्होंने समाहित किया है। निश्चित रूप से कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में जो सारे काम रुके हुए थे, उनको कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को हम कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिख करके जिस विनम्रता के साथ भारत के जनता का अभिनंदन किया है, उनसे अपनी बात कही है। इसके पहले भी उन्होंने पंचायतों के लोगों से पत्र लिख करके अपनी बात कही। लॉकडाउन के समय आकर के भारत की जनता से पूरा संवाद किया। एक एक विषय पर वो संवाद करते हैं, अपने मन की बात में बात कहते हैं, सबको उत्साहित करते हुए उन्होंने इसको अवसर में, इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए आज भारत के लोगों का महेंद्र सिंह जी, समय की नजाकत है और जो बातें आप कह रहे हैं, और भारत उम्मीद यही है कि वाकई जिस स्वर्णिम भारत का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया है, उस ओर तेजी से भारत बढ़े, देश बढ़े। बहुत शुक्रिया रंजीत चौटाला जी, आपका भी, महेंद्र सिंह जी आपका भी, जीतू पटवारी जी का भी शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो मोदी सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसको लेकर के बीजेपी के दावे अपने हैं, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल भी हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से चुनौतियां हैं, उससे कैसे निपटे और कैसे देश को नई दिशा दे सकते हैं। स्वर्णिम भारत का सपना जो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दिखाया है अपनी चिट्ठी के जरिए, संदेश के जरिए, वो कैसे पूरा हो, वो महत्वपूर्ण है और उस पर काम करना होगा। आप सभी का इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।